नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फिफ्थ रिपोर्ट। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, ये कब आई, कौन लेकर आया और क्यों लेकर आया, और साथ ही साथ देखेंगे कि लाने का क्या उद्देश्य था। साथ ही इसके अंत में, टॉपिक के अंत में हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर और जानते हैं फिफ्थ रिपोर्ट को। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी कब स्थापना हुई, किसकी परमिशन से हुई, ये भी देख लेते हैं। बच्चों कहते हैं 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश क्राउन की परमिशन के बेसिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। अब ये देखेंगे कि जो इंग्लैंड की कंपनी है, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अब बच्चों कहते हैं इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पड़ा, ये भी सुन लीजिए। देखने को मिलेगा जिस कंपनी को ईस्ट की ओर व्यापार करने का एकाधिकार। अब ये क्या होता है एकाधिकार? केवल इसके अलावा कोई और कंपनी इस क्षेत्र विशेष के अंदर व्यापार नहीं कर सकती, इसे कहा गया एकाधिकार। ओके, इस कंपनी को इस क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार मिलता है। ओके, जिसे भारत और साउथ एशिया के कंट्रीज में भी साउथ एशिया के कंट्रीज को हम शामिल करते हैं। अभी ये कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है और इसी कंपनी की रिपोर्ट को, इसी कंपनी की ये रिपोर्ट तैयार होती है। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। फिफ्थ रिपोर्ट क्या था बच्चों? तो देखने को मिलेगा व्हाट तो क्या था, एक रिपोर्ट थी। कैसी रिपोर्ट? एडमिनिस्ट्रेशन व अन्य जो एक्टिविटीज पर जो बेस ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। कहते हैं इससे पहले भी और भी रिपोर्ट्स तैयार की गई थी, जो उसी की कंटिन्यूटी में ये वाली फिफ्थ रिपोर्ट थी। आगे देखते हैं तो ये वाली कब आई बच्चों? तो देखने को मिलेगा 1813 में फिफ्थ रिपोर्ट तैयार की गई थी। आगे देखें तो कहां पर तैयार की गई? इंडिया के अंदर तैयार की गई। इंडिया के जो डेटास थे इनके बेसिस पे किया किसने था? हिंदी में बोले तो प्रवर समिति और इंग्लिश में बोले तो सेलेक्टेड कमेटी के द्वारा क्या किया गया था? फिफ्थ रिपोर्ट को तैयार किया गया था। व्हाई, क्यों तैयार किया गया था? इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। कहते हैं 1760 में जब कंपनी 1760 के जो इस वाले टाइम पीरियड, इस दशक में जैसे ही कंपनी पूर्ण रूप से बंगाल के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश करती है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, तो पूरा का पूरा साम्राज्य, वो क्षेत्र कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। इस वजह से कंपनी के पास अपार अकूत संपदा उसके कंट्रोल में आ जाती है। इस वजह से इंग्लैंड के अंदर जितने भी लोग थे वो इस पर चर्चा करने लग जाते हैं कि केवल और केवल इस बड़ी संपदा पर केवल कंपनी का ही अधिकार है, क्यों ना ब्रिटिश क्राउन या इंग्लैंड का भी अधिकार हो। एक कंपनी को इतनी छूट देना कहाँ तक सही था? ऐसी बहुत सारी बातें इंग्लैंड के अंदर डिस्कस की जाती है और इसी के कारण इंग्लैंड मींस ब्रिटेन के द्वारा उस कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए उनकी सारी की सारी एक्टिविटी को वॉच किया जाता है। कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। तो वॉच कैसे हो गया? चश्मा लगा के? नहीं। क्या टेलीस्कोप लगा के वहाँ से बैठे हैं? नहीं। उनकी जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियाँ होती, उन सभी की रिपोर्ट्स वहाँ तलब की जाती, मीन्स मंगवाई जाती और उसी से मॉनिटर किया जाता। अभी इसको और डिटेल से समझेंगे आगे चलकर। तो अभी देख लेते हैं कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और कौन सी रिपोर्ट थी ये वाली फिफ्थ रिपोर्ट। कब आई? 1813 में। कहां तैयार की गई? इंडिया में। रखी कहां गई? इंग्लैंड के अंदर। व्हाई? टू कंट्रोल द
ईस्ट इंडिया कंपनी। किस लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। सो देखेंगे द फिफ्थ रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। कहते हैं जो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर फिफ्थ रिपोर्ट को रखा गया। इट वाज कॉल्ड द फिफ्थ रिपोर्ट एज इट वाज द फिफ्थ इन ए सीरीज ऑफ द रिपोर्ट्स अबाउट द वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कहते हैं इसके अलावा देखने को मिलेगा बच्चों कि इससे पहले कितनी 1 2 3 4 आ चुकी थी और ये कौन सी वाली थी? 5वें नंबर की। क्या थी? 5वें नंबर की। क्या है बच्चों? 5वें नंबर की रिपोर्ट थी। द कोर इश्यूज ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट वाज एडमिनिस्ट्रेशन। क्या था इसका मेन उद्देश्य? एंड द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कहते हैं फिफ्थ रिपोर्ट जो मेन बेस रूप से थी एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स क्या होता है सर? प्रशासन, और उसके द्वारा जो भी काम किया गया उस पर बेस थी ये क्या? फिफ्थ रिपोर्ट। अबाउट दिस रिपोर्ट हैड 1002 पेजेस। कहते हैं 1002 पेजों की ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। कौन सी? फिफ्थ रिपोर्ट। ओके। About 800 pages were in the form of the appendix, which included petitions of the zamindars and the riots, reports of collectors from the different districts, statistical tables on the revenue written and the notes on the revenues and the judicial administrations of the Bengal and the Madras written by the officials. सो यहां पर आपको देखने को मिला बच्चों कि इस रिपोर्ट के अंदर 1002 पेजेस में से 800 के समथिंग, क्या 800 के समथिंग जो पेजेस थे वो केवल और केवल रेवेन्यू पर बेस थे। इसके अलावा देखेंगे कलेक्टर्स के रिकॉर्ड्स होंगे, जमींदार रई और रयोट्स के होंगे, उनकी अर्जियां पिटिशंस होंगी, और भी जैसे देखें स्टेटिकल्स टेबल्स हो, और भी जमींदारों, रैयत्स, किसानों, इन सब के जो पिटिशंस हों, रिकॉर्ड्स हों, स्टैटिक टेबल्स हों, ये सारी चीज़ें हमें इस फिफ्थ रिपोर्ट में देखने को मिलती है। सो अभी देखा कौन सी रिपोर्ट थी? फिफ्थ रिपोर्ट। कहाँ रखी गई? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कब? 1813 में। ओके, तो क्या था इसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज पर बेस थी। कितनी पेज की? 1002 पेज की। तो 800 क्या था? केवल रेवेन्यू पर बेस, और बाकी अदर पिटिशंस हो, कलेक्टर रिपोर्ट्स हो, और भी बहुत सारे डेटा हमें देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्रिटिसाइज कंपनी। अब एक बात सोच लीजिए बच्चों, कहते हैं कि ये वैसे ही था जैसे हम टाइम बॉम्ब या ऑटोमेटिक गन हम किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा दें। ऐसा सोचना इंग्लैंड के क्राउन, इंग्लैंड की पार्लियामेंट और साथ ही साथ वहां के लोगों का बहुत लाजमी था। ऐसा क्यों था? कहते हैं जैसे ही कंपनी बैटल ऑफ प्लासी इंडिया के अंदर जीतती है और उसके जो नुमाइंदे हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, कंपनी क्या करती हैं? बंगाल को जम के लूटती हैं, और नुमाइंदे जम के पैसा कमाते हैं। कंपनी के अलावा भी बहुत सारे वो गिफ्ट्स वगैरह भी लेंगे जिन्हें इंग्लैंड भेज देंगे। तो ये जब बातें इंग्लैंड पहुंचती है तो वहाँ के न्यूज़पेपर्स और जगह जगह छपने लगती है, और जो कंपनी के अधिकारियों की जमकर क्या की जाती है? जमकर उनका विरोध किया जाता है कि ये जो आप लोग इंडिया के अंदर कर रहे हो ये गलत है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कुछ लोग? क्योंकि क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो देशभक्त होते हैं जो देश को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो उनको हिस्सा ना मिलने पर चिल्लाते हैं। तो दोनों तरह के लोग भी हमें यहां देखने को मिलते हैं। या ऐसे भी देख सकते हैं, जब 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी तो वहां देखने को मिलता है, कहते हैं कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है,
जब टॉप कर जाता है तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा दुख होता है। तो हुआ भी यही, जो जितने भी व्यापारी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अकेली इतने बड़े क्षेत्र पर अपना कंट्रोल जमाए हुए थी, हाँ, तो वही लाभ कमा रही थी, बाकी भी चाह रहे थे हमें भी मौका दिया जाए। इस वजह से बहुत सारे व्यापारी इस बात को लेकर भी बहुत दुखी थे और विरोध कर रहे थे और कंपनी को इंग्लैंड में क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे थे। तो दोनों पहलुओं पे बात की। कुछ देशभक्त थे, वो चाहते थे कि ऐसा करें, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार होना और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स जैसे ही कंपनी के पास आएगा तो वो न केवल भारत के लिए बल्कि इंग्लैंड के लिए भी खतरा हो सकता था। इस वजह से भी लाजमी था। From the time the company established its activity were closely watched and debate in England। कहते हैं जैसे ही स्थापित हुई ये कंपनी तो इसकी सारी की सारी एक्टिविटीज को वॉच किया गया, मतलब नजर रखी गई और इस पर डिबेट भी होती। कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। Many groups of the peoples in Britain were not happy with the working of East India Company in India। कहते हैं बहुत सारे जो ग्रुप थे लोगों के जो खुश नहीं थे इस बात को लेकर। इसमें दो तरह के ग्रुप्स हो जाते हैं, कुछ नेशनलिस्ट भी हो सकते हैं और वो कुछ अपने स्वार्थ को लेकर भी हो सकते हैं। तो वो वाली देख लेते हैं। दे अपोज द मोनोपोली एंजॉयड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड विद द इंडिया एंड चाइना। अब यहां पर देखिए ये वर्ड देख लीजिए, द मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब पहले भी बताया था, एकाधिकार। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया के अंदर व्यापार करने का जो एकाधिकार मिला था उसको लेकर बहुत सारे जो व्यापारी थे वो दुखी थे। वो भी चाहते थे कि हमें भी मौका दो भाई साहब, तो हम भी कमाएं। तो इसी स्वार्थ को लेकर भी बहुत सारे लोग जो इंडिया और चाइना के अंदर जो व्यापार का जो मोनोपोली है दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका विरोध कर रहे होते हैं। Many British traders want a share in a company's trade in India। तो कुछ लोग तो अपना शेयर भी चाह रहे हैं कि हमें भी मिले। Many political groups even argue that the conquest of the Bengal benefits only the East India Company and not the British nation as a whole। कहते हैं कि यहां पर जो व्यापार का जो फायदा है केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है। तो जो नेशन, जो राष्ट्र, बहुत सारे जो देशभक्त थे वो चाहते थे कि केवल कंपनी को ही इसका फायदा ना मिले भाई, हमारे मतलब नेशन का मतलब है राष्ट्र। कौन सा वाला? ब्रिटिश नेशन को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। ये वाली बात हमने यहां पर देखी। जो ब्रिटिश जो सरकार थी और लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज करते हैं इन्हीं बातों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी मिसरूल एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन वाज hotly debated in Britain and incidents of the greed and the corruptions of the company officials were widely published in the press। कहते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस है बच्चों, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर देखने को मिलेगा कि जितने भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े क्षेत्र पर अधिकार जमाया तो इनके द्वारा जो करप्शन किया गया उसकी सारी की सारी खबरें वहाँ के प्रिंटिंग प्रेस में छपती है और इन्हें बुरी तरह से वहाँ के जो पेपर थे, न्यूज़पेपर, इनकी बुरी तरह से भर्त्सना करें या इनकी जो लालचीपन या इनके करप्शन को बहुत बड़े मात्रा पर पब्लिश करते हैं और इनकी कड़ी निंदा करते हैं। ये वाली बात यहां देखने को मिली। इट फोर्स दैट द कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड अपॉइंट कमिटीज टू इंक्वायरी इन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो यही बातों को लेकर यहां पर देखें कि कंपनी पर नियंत्रण बनाने के लिए ये रिपोर्टें तैयार की जाती थी। आगे देखो,
As a result, the British Parliament passed several acts in the late 18th century to regulate and control the rules of East India Company. इसी की कंटिन्यूटी के अंदर बहुत सारे एक्ट मीन्स सेवरल एक्ट पास किए गए। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्यों किए गए भाई? किसको? रेगुलेट एंड कंट्रोल। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहते हैं बहुत सारे एक्ट पास किए गए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। द फिफ्थ रिपोर्ट वॉज सच एज अ रिपोर्ट इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट कमिटी। कहते हैं उसी की कंटिन्यूटी में ये पांचवी रिपोर्ट थी जिसे सेलेक्ट कमिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रवर समिति के द्वारा पेश किया गया। इट वॉज कंसर्न विद द नेचर ऑफ द कंपनीज रूल्स इन इंडिया। सो ये वाली बातें हमें यहां पर देखने को मिली कि यहां पर जो उनके करप्शंस और उनके जो ग्रीडी मीन्स लालचीपन को दिखाया गया है, ब्रिटिश प्रेस में छापा जाता है और डिमांड होती है कि कंपनी पर कंट्रोल किया जाए। उसी की कंटिन्यूटी में सारे एक्ट पास करता है और क्या करता है? उनको रेगुलेट करना और कंट्रोल करने के लिए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। साथ ही साथ यहां पर देखें इसी की कंटिन्यूटी में किसकी में? एक्ट की, सेवरल एक्ट की में यहां पर रिपोर्टें आने लगी और कंपनी पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी उन्हीं रिपोर्टों और अन्य विवरण के बेसिस पर। ओके, साथ ही साथ वहां से इसे रेगुलेट और कंट्रोल दोनों किया जाने लगा। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, सो अब चलते हैं बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म। बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म जब हम देखते हैं तो हमें आंखों के साथ और कान भी कहा जाता है, ये भी खुले रखने होते हैं। सो जब भी जो फिफ्थ रिपोर्ट तैयार की गई वो की गई सेलेक्टेड कमेटी के द्वारा या प्रवर समिति भी बोलते हैं। उस प्रवर समिति का मकसद ही ये था कि कंपनी को कैसे न कैसे कंट्रोल में लाया जाए। अब कंट्रोल में लाने के लिए सबसे पहले चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या इंस्टीट्यूशन हो, उसके अंदर खामियां निकाली जाती है। खामियां निकालकर अपनी पॉलिसीज थोपी जाती है। अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यहां पर देखने को मिलेगा कि बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म क्या किया, किस बेस पर इनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो देख लेते हैं कि जब भी हम देखेंगे बच्चों कि जो भी हिस्टोरियन, एक मिनट रुकिए, कि जब भी कोई हिस्टोरियन या फिर जितने भी रिसर्च स्कॉलर होंगे वो जब भी इन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं और जितने भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो पता लगाते हैं कि जो बातें कही गई है, जो हाइपरबॉलिक जो वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसे हम अतिशयोक्ति बोलते हैं, उन्हीं के कारण बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कहते हैं धरातल की बातों को बड़ा चढ़ाकर कहना, जो धरातल पे जिनका कोई बेस ही नहीं हो उन बिना बेस की बातों को मतलब हवाई फायर करने जैसा वैसा ही मान सकते हैं। तो यहां पर अब देखते हैं अब वो बातें। इट हैज़ मेनी अनकन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस। कहते हैं बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस यहाँ पर रखते हैं जो जब इतिहासकार या कोई स्कॉलर देखेगा तो बहुत हद तक उनको सही नहीं मानेगा। इट्स पर्पस वॉज ओनली क्रिटिसाइज द माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, किसका? इंग्लैंड के लोगों का और प्रेस का, कि कैसे नहीं कैसे हुक एंड कुक कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यही बहाना लगाए कि वहां पर वो कुशासन कर रही है। इसी आधार पर वो क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं ताकि वो उस पर कंट्रोल कर सके और अपनी पॉलिसीज थोप सके। आगे, इट एग्जरेटेड द कोलैप्स ऑफ द ट्रेडिशनल जमींदारी पावर। कहते हैं जो एग्जरेट देखें कि
जो ट्रेडिशनल जो जमींदारी सिस्टम है वो कोलैप्स होने की भी बातों को ये शामिल करते हैं। स्टेटेड इन हाइपरबोलिक वर्ड्स दैट द जमींदार्स वर द लूजिंग देयर लैंड्स, द लैंड्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वाज ऑक्शन्ड। कहते हैं जमींदारों के द्वारा जो जमींदारी गई, साथ में किसानों की जमीन भी ऑक्शन हो गई, वो जमींदारों की भी हो जाती है। तो ये सभी बातों को यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर अपनी रिपोर्टों में पेश करते हैं, ताकि एक प्रतिबंध के बाद और ज़्यादा बड़े बड़े प्रतिबंध कंपनी पर लगा सके और कंपनी की नकेल कस सके। ये वाली बातों के कारण ये अपनी रिपोर्ट्स को बहुत बड़ा चढ़ाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखते हैं। द कंपनी डिड नॉट कलेक्ट रेवेन्यू विद पंक्चुअलिटी। कहते हैं कि ये सारे जो घपले भी क्या कहती है कि कंपनी प्रॉपर और नियमित रूप से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रही है। ऐसी बातें भी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी ऐसा रेगुलर कर रही है। तो कहते हैं कि बिना किसी धरातल के, हाँ, बिना किसी गलतियों के, मतलब वहां पर छोटी मोटी गलतियों को भी बड़ा चढ़ाकर पेश करना। कंपनी हालांकि अच्छी नहीं है, कंपनी का मेन मकसद ही शोषण है, लेकिन क्या हुआ, जब हम गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में क्या होता है बच्चों, जब बछड़ा होता है, बछड़ा बड़ा होने लगता है, उसी समय उसकी नकेल कस दी जाती है, ताकि आगे चलकर उसको ट्रेंड किया जा सके और अपने वश में रखा जा सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मकसद भी यही था कि वो कंपनी को अपने कब्जे में या कंट्रोल में रख सके। उसी के कारण या इसी के कारण यहाँ पर 5th रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो थैंक यू, और कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें अपने आप को और आपके लिए जो वीडियोस को इम्प्रूव करने में बहुत सहारा मिलेगा, हेल्प मिलेगी। सो जैसा भी आपको लगे, अपनी निसंकोच बिना किसी मन में कोई शब्द या विचार लाए आप कमेंट कीजिएगा, केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।